पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 जनवरी है और मिडल ईस्ट इस वक्त पूरी तरह उबाल पर है। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी खबरें तैर रही हैं, पूरी दुनिया की सियासत और सिक्योरिटी को हिला रही है। मैंने आपके लिए उन तमाम 50 बड़ी खबरों में से 18 सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे असरदार खबरें चुनी हैं ताकि आपको मिले पूरा सच एकदम साफ और सीधा। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी असरदार खबर से, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान का संयुक्त राष्ट्र को सख्त खत, ट्रंप के बयान पर ऐतराज, हमले पर देंगे सख्त जवाब। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक सख्त चिट्ठी लिखी है। इस खत में ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट की सख्त मजम्मत की है जो ईरान में हुए प्रदर्शनों से जुड़ा था। ईरान ने साफ चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी भी तरह का हमला किया तो ईरान अपनी हिफाजत के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बयान हालात को भड़काने वाले हैं और इलाके में अमन व अमान के लिए खतरा पैदा करते हैं। ये खत ऐसे वक्त पर आया जब ईरान और अमेरिका के रिश्ते पहले ही बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, इजराइल ने हमास के लिए कतर फंडिंग बढ़ाने की मांग की है। जी हां, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 के हमलों से ठीक कुछ हफ्ते पहले एक बेहद सनसनीखेज खुलासा सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के सीनियर सुरक्षा और सिविल अफसरों ने यरूशलेम में हुई एक गुप्त बैठक के दौरान हमास के लिए फंडिंग बढ़ाए जाने की मांग की। यह बैठक सितंबर 2023 की शुरुआत में हुई थी, जिसमें कतर के सीनियर दूत मोहम्मद अल इमादी शामिल थे। बातचीत का मकसद गजा में हमास के कंट्रोल को चलाने के लिए फ्यूल फंडिंग बढ़ाना था, यह जानते हुए भी कि यह पैसा आम फलस्तीनी अवाम तक नहीं पहुंचेगा। रिपोर्ट यह बताती है कि इजरायली इंटेलिजेंस का मानना था कि हमास जंग नहीं चाहता बल्कि पैसे और रियासतों के लिए दबाव बना रहा है। इस शांति बनाए रखने की रणनीति के तहत बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर कतर से आने वाला फंड जारी रखने की हामी भी भरी गई थी। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, माइक पोम्पियो का भड़काऊ बयान। दोस्तों, अमेरिका से एक बेहद और विवादित भड़काने वाला बयान सामने आया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने नए साल पर ईरान को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पोम्पियो ने कहा कि ईरान की सड़कों पर मौजूद हर ईरानी को नया साल मुबारक और उनके साथ चल रहे हर मोसाद एजेंट को भी। इस बयान को ईरान के अंदरूनी हालात में दखल अंदाजी और प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे बयान हालत को और भड़काने का काम करते हैं। वहीं आप चौथी खबर देखिए, सऊदी एयर स्ट्राइक, अल कतन के पास यूएई समर्थित बलों पर बड़ा हमला। दोस्तों, यमन से इस वक्त एक और अहम खबर सामने आ रही है। रॉयल सऊदी एयरफोर्स ने यमन के हदरमौत प्रांत में अल कतन के करीब साउथर्न ट्रेडिशनल काउंसिल यानी एसटीएस यूएई समर्थित बलों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में मिलिट्री पोजीशंस और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अब तक किसी जानी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस ताजा कार्रवाई से साफ है कि हदरमौत में सऊदी अरब और यूएई समर्थित गुटों के बीच टकराव और ज्यादा तेज होता जा रहा है। यमन की जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं।
वहीं आप पांचवी खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शन तेज, बुशहर और लोरेस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक के झंडे गिराए गए। दोस्तों, ईरान से इस वक्त हालात बिगड़ने की खबर भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बुशहर और लोरेस्तान इलाके में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर इस्लामिक रिपब्लिक के झंडों को नीचे उतार दिया। बताया यह भी जा रहा है कि यह विरोध सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी का इजहार है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग नारे लगाते हैं और सरकारी प्रतीकों को हटाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ईरानी प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन ये घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि ईरान के अंदरूनी हालात एक बार फिर तनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं आप छठी खबर देखिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क पर आतंकी हमले की साजिश नाकाम। दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी और राहत भरी खबर भी सामने आई। FBI ने बताया कि न्यूयॉर्क पर होने वाला एक बड़ा आतंकी हमला वक्त रहते रोक लिया गया। FBI के मुताबिक यह हमला नॉर्थ कोरिलियन में किया जाना था और आरोपी ISIS की सोच से प्रभावित बताया जा रहा है। संदिग्ध की पहचान 18 साल के क्रिश्चियन के तौर पर हुई और मिंट हिल का रहने वाला है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी करीब 1 साल से साजिश की तैयारी कर रहा था और एक किराने की दुकान व फास्ट फूड रेस्टोरेंट को निशाना बनाना चाहता था। अधिकारियों ने वक्त रहते कार्रवाई करके एक बड़े खतरे को टाल दिया है। वहीं आप 7वीं खबर देखिए, न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी का बड़ा फैसला। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से एक अहम सियासी खबर भी सामने आई। न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने पद संभालते ही अपने पहले ही दिन पूर्व मेयर एरिक एडम्स के कई आखिरी वक्त में जारी किए गए एक्सक्लूसिव ऑर्डर्स को रद्द कर दिया है। इन आदेशों में एंटी सेमिटिज्म की परिभाषा को बढ़ाने वाला फैसला और शहर एजेंसियों को इजराइल के खिलाफ बायकॉट या निवेश हटाने से रोकने वाले कदम शामिल थे। ममदानी के इस फैसले से नीतिगत बदलाव और सियासी दिशा बदलने के तौर पर देखा जा रहा है, जो खासतौर पर इजराइल के लिए भी एक बड़ा झटका है। दोस्तों, न्यूयॉर्क की सियासत में यह कदम आगे बड़े असर डाल सकता है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, UAE समर्थित STS अलगाववादी निशाने पर। दोस्तों, यमन से इस वक्त बेहद बड़ी और गंभीर खबर भी सामने आ रही है। सऊदी एयरफोर्स ने यमन में STS UAE समर्थित अलगाववादी ताकतों पर जबरदस्त और ताबड़तोड़ बमबारी की है और इसके बाद जमीन से सऊदी की मिलिशिया ने STS को चारों तरफ से घेर लिया है। पोजीशंस, कैंपों और मिलिट्री मूवमेंट्स को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। इस भारी हमले के बाद कई इलाकों में धुआं और आग के गुबार देखे गए हैं। हालांकि अब तक जानी नुकसान को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन इतना साफ है कि यमन में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात समर्थित गुटों के बीच टकराव खुली जंग की शक्ल अब ले चुका है। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, यमन भी टूटने की कगार पर है। दोस्तों, यमन की सियासत से इस वक्त एक बेहद बड़ा और दूरगामी असर डालने वाला ऐलान भी सामने आया है। STS यानी UAE समर्थित ने दक्षिण यमन को 2 साल के लिए समकालीन इलाका घोषित कर दिया, इमरजेंसी घोषित कर दिया। STS ने इसके साथ ही आत्मनिर्णय के लिए एक पॉपुलर रेफरेंडम कराने का ऐलान किया है, जिसका मकसद उत्तर यमन से अलग होकर आधिकारिक अलगाव हासिल करना बताया जा रहा है। इस ऐलान को यमन के बंटवारे की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यमन की जंग और सियासी संकट और गहराने वाला है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, एंजेलिना जोली रफा बॉर्डर पहुंची, रेड क्रिसेंट और राहत कर्मियों से मुलाकात की। दोस्तों, गजा से जुड़ी इंसानी मदद की कोशिशों के बीच एक अहम खबर सामने आई। मशहूर हॉलीवुड अदाकारा और मानवाधिकार कार्यकर्ता एंजेलिना जोली ने गजा के रफा क्रॉसिंग के मिस्री हिस्से का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इजिप्टियन रेड
कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स और राहत सामग्री लेकर जा रहे ट्रक ड्राइवर से भी मुलाकात की। जोली ने जमीनी हालात देखे और गजा तक मदद पहुंचाने वालों की कोशिशों की सराहना भी की है। दोस्तों, ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब गजा में इंसानी संकट बेहद संगीन है। एंजेलिना जोली की मौजूदगी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान मानवीय मदद की जरूरतों की तरफ खींचने का काम किया है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, इजरायली मंत्री का भड़काऊ दावा, गजा हमारा है, फलस्तीन सिर्फ मेहमान है। दोस्तों, गजा को लेकर इजराइल से एक बेहद विवादित और भड़काने वाला बयान भी सामने आया। इजराइल के सांस्कृतिक मंत्री मिकी जोहर ने खुलकर कहा कि गजा भी हमारा है, हम फलस्तीनियों को सिर्फ मेहमान की तरफ वहां रहने दे रहे हैं एक तय वक्त तक, उसके बाद हम हटा देंगे। इस बयान को गजा स्ट्रिप में रह रहे फलस्तीनियों के वजूद पर सीधा हमला माना जा रहा है। मतलब विशेषज्ञों का कहना है ऐसे बयान जबरदस्ती कब्जे और जमीन हड़पने की मानसिकता को उजागर करता है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, गजा पर एर्दोगन का बड़ा बयान भी सामने आया। दोस्तों, गजा को लेकर तुर्की से एक बेहद अहम और तल्ख बयान सामने आया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने साफ कहा है कि हम गजा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदद भेजने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एर्दोगान ने साफ तौर पर कहा कि तुर्की के पास कंटेनर्स तैयार है, राहत का पूरा सामान मौजूद है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिद पर अड़ा हुआ है, मंजूरी नहीं दे रहा, उन्हें गजा भेजा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह बयान उस वक्त में सामने आया है जब गजा स्ट्रिप में इंसानी हालात बेहद बदतर हैं और दुनिया मदद भेजना चाहती है, लेकिन रास्ते बंद हैं। एर्दोगन का यह बयान साफ करता है कि गजा की नाकाबंदी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानवीय मदद पर भी ताला बन चुकी है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, यमन सरकार का सख्त रुख। दोस्तों, यमन की सियासत से एक बेहद अहम और साफ संदेश सामने आया। यमन के डिप्टी विदेश मंत्री मुस्तफा नोमान ने अल अरबिया इंग्लिश से बातचीत में कहा कि एसटीएस अब एक गैर कानूनी इकाई है। नुमान ने साफ कहा कि एसटीएस ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ बगावत की है, इसलिए या तो इस संगठन को डिसमेंटल किया जाए या फिर इसे हथियार छोड़कर सिर्फ एक सियासी पार्टी बनाना होगा। उन्होंने एसटीएस प्रमुख एड्रोस अल जुबैदी पर भी हमला बोलते हुए कहा वो पूरे दक्षिण यमन के नुमाइंदे नहीं हैं। उनका कहना था कि अगर अल जुबैदी खुद को अकेला नेता साबित करने की कोशिश करेंगे तो आखिरकार उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। नुमान ने एसटीएस के इस दावे को भी गलत बताया कि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि एसटीएस के पास राष्ट्रपति परिषद में 3 में से 8 सीट है और कैबिनेट में 2/3 बहुमत पहले से मौजूद है। वहीं आप 14वीं खबर देखिए, गजा के हालात पर कई मुल्कों ने सख्त चिंता जाहिर की है। दोस्तों, गजा को लेकर कई मुस्लिम और क्षेत्रीय मुल्कों में गहरी चिंता जताई गई। सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र के विदेश मंत्रियों ने गजा की बिगड़ती इंसानी हालात पर गहरी फिक्र जाहिर की है। जॉइंट बयान में कहा गया है कि भारी बारिश, तूफान, खराब मौसम के हालात को और बदतर बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ राहत सामग्री की एंट्री अब भी नाकाफी है और जरूरी जीवन रक्षक सामान भी कम पड़ रहा है। मंत्रियों ने चेतावनी दी है कि बुनियादी सेवाओं की बहाली और अस्थायी घरों के लिए जरूरी सामान में हो रही देरी जमीन पर हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, खासकर उन करीब 19 लाख बेघर लोगों के लिए जो बेहद कमजोर शेल्टर्स में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। वहीं आप 15वीं खबर देखिए, अरब सागर में सऊदी नेवल फोर्स तैनात हो गई है। दोस्तों, सऊदी अरब से एक अहम सैन्य अपडेट भी सामने आई। अरब गठबंधन के प्रवक्ता टर्की अल मलिकी ने शुक्रवार को बताया कि सऊदी अरब की रॉयल नेवल फोर्सेस ने अरब सागर में अपनी तैनाती पूरी कर ली है। मेजर जनरल अल
माल्की ने कहा कि ये नेवल फोर्सेस अब अरब सागर में निरीक्षण अभियान और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशंस अंजाम देगी। इस कदम का मकसद समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाना और गैर कानूनी हथियारों व सामानों की तस्करी रोकना बताया गया है। दोस्तों, ये तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब रेड सी और अरब सागर दोनों इलाके सियासी और सैन्य तौर पर बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। वहीं आप 16वीं खबर देखिए, ट्रंप की धमकी, तेहरान का सख्त जवाब। दोस्तों, ईरान में बढ़ते आर्थिक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसा से कुचला गया तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। इसके जवाब में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल प्रदर्शनों को भड़का रहे हैं और चेतावनी दी कि अमेरिकी दखल पूरे इलाके में अराजकता फैला सकता है। वहीं सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शाखमानी ने कहा कि ईरान की सुरक्षा के करीब आने वाली किसी भी दखलंदाजी का हाथ काट दिया जाएगा, यानी कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, रियाल की गिरावट से भड़के प्रदर्शनों में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और जून में अमेरिकी हमलों के बाद तनाव पहले से ही ऊंचाई पर है। मिडल ईस्ट एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। वहीं आप 17वीं खबर देखिए, दक्षिण लेबनान में यूएन फोर्सेस पर फायरिंग, यूनिफिल ने इजराइल की ओर इशारा किया। दोस्तों, लेबनान से एक बेहद गंभीर और खतरनाक खबर भी सामने आई। यूनिफिल यानी लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी शांति सेना ने बताया कि आज शुक्रवार को उनकी एक पेट्रोलिंग टीम पर करीब 50 मीटर की दूरी से फायरिंग की गई। यूनिफिल के मुताबिक उनके जवानों का शक है कि ये गोलियां इजरायली आर्मी की एक पोजीशन से चलाई गई जो ब्लू लाइन के दक्षिण में मौजूद है। यूनिफिल ने साफ कहा कि शांति सैनिकों पर या उनके आसपास हमला होना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1701 का गंभीर उल्लंघन है। यूनिफिल ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इजराइल लगातार सीजफायर समझौते का उल्लंघन कर रहा है। हवाई हमले, खेती की जमीन तबाह करना और जासूसी ड्रोन लेबनानी फिजाओं में लगातार उड़ते देखे जा रहे हैं। यूनिफिल के आंकड़ों के मुताबिक समझौते के बाद से अब तक 10,000 से ज्यादा इजरायली उल्लंघन दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं आप आखिरी और 18वीं खबर देखिए, रियाद में दक्षिण सम्मेलन की तैयारी। दोस्तों, यमन से इस वक्त बेहद अहम सियासी और सैन्य अपडेट भी सामने आ रहा है। यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख रशीद अल अलीमी ने सऊदी अरब से रियाद में एक समग्र दक्षिण सम्मेलन आयोजित करने की औपचारिकता दरख्वास्त की है। सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक रियाद ने इस मांग का स्वागत किया है और सभी दक्षिण गुटों को बातचीत में शामिल होने का न्योता भी दिया है ताकि दक्षिण लेबनान के मसले का कोई इंसाफपूर्ण हल निकाला जा सके। इस बीच अल-मायदीन की खास जानकारी बताती है कि सऊदी समर्थित सैन्य ऑपरेशन के जरिए पूर्वी यमन के हद्रमौत और मेहरा में नया पावर बैलेंस बनाने की कोशिश चल रही है, जबकि दक्षिण में एसटीएस और उनके नेता एद्रोस अल जुबैदी की सियासी पकड़ मजबूत की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अदन एयरपोर्ट का बंद रहना और जियोन एयरपोर्ट को सक्रिय करना भी इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा है। हालांकि यूएई की पूरी तरह बाहर होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। यमनी फौज वापसी के बाद भी असर कायम कर सकती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट से जुड़ी 18 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।